ठीक है, देखते रहिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, पहला और दूसरा चैप्टर समाप्त हो गया है और प्रश्नों को याद कर लिए हैं दोस्तों। ठीक है, तो प्रश्न को जमा नहीं करते जाना है, नहीं तो लास्ट में इतना प्रश्न जमा हो जाएगा कि आप उसके बोझ तले दब जाइएगा और उस बोझ से भार से कभी उठ नहीं पाइएगा। आवाज आ रही है ठीक से? तो प्रश्न को याद करते जाना है। 2 चैप्टर समाप्त हो गया है, दोनों ही चैप्टर के प्रश्न को एकदम कंठस्थ कर लीजिए। ठीक है, नहीं तो फिर आगे जितना चैप्टर समाप्त हो जाएगा प्रश्नों का उतना भार आप पर पड़ेगा और लास्ट में देखते हैं जब विद्यार्थी का भार बहुत ज्यादा हो जाता है तब एकदम मार्केट से एग्जाम के समय एकदम पतला पतला बुक खरीद कर लाएगा कि ये पतला है, इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, प्रश्नों को सिर्फ याद करते जाना है। आइए तीसरा चैप्टर की शुरुआत करते हैं और तीसरा चैप्टर है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव। तो सबसे पहले यही समझना है कि सूक्ष्म जीव कहते किसको है। तो समझिए, मानव का जो आंख है उसकी देखने की अपनी एक क्षमता है। मानव का जो आंख है उसकी देखने की अपनी एक क्षमता है कि वो कितना छोटा से छोटा देख सके, और छोटा से छोटा वस्तु को मानव आंख जो देख सकता है उसका बाउंड्री लाइन है 0.1 मिलीमीटर, या इसको हम 100 माइक्रोमीटर भी कह सकते हैं। यानी कि एक व्यक्ति, एक वयस्क व्यक्ति का स्वस्थ आंख जो है वो 0.1 मिलीमीटर से छोटी वस्तु को नहीं देख सकता। एक वयस्क व्यक्ति का स्वस्थ आंख 0.1 मिलीमीटर से छोटी वस्तु को नहीं देख सकता है। अगर इससे छोटी वस्तु को हमें देखना है तो सहायता लेनी पड़ेगी किसकी? माइक्रोस्कोप की सहायता लेनी पड़ेगी। किसकी? माइक्रोस्कोप। अगर हमें 0.1 मिलीमीटर या फिर 100 माइक्रोमीटर से छोटी वस्तु को देखना है तो वो सीधे आंखों से नहीं दिखाई पड़ता दोस्तों, उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। और इस पृथ्वी पर कई ऐसे जीव हैं, इस पृथ्वी पर कई ऐसे जीव है, वायरस बैक्टीरिया के नाम तो आप सुन ही रखे होंगे। तो कई ऐसे जीव है जिसकी जो आकृति है 0.1 मिलीमीटर से कम है। तो निश्चित तौर पर हम उन्हें अगर देखने का प्रयास करेंगे तो किससे देख पाएंगे? माइक्रोस्कोप। और ऐसे ही जीव जिन्हें खुली आंखों से नहीं देखा जाता है, ऐसे ही जीव जिन्हें खुली आंखों से नहीं देखा जाता है, जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, उन्हें ही क्या कहा जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है या सूक्ष्म जीव कहा जाता है। तो सूक्ष्म जीव वे जीव हैं जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। और सूक्ष्मजीव जो होते हैं प्रायः आपका क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि एक कोशिकीय होते हैं। हालांकि कुछ बहुकोशिकीय जीव, जैसे आप फंगी के बारे में सुन रखे हैं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? कवक कहते हैं। एल्गी के बारे में सुन रखे हैं, ठीक है, एल्गी को क्या कहते हैं? शैवाल कहते हैं। ये दोनों जीव के साथ ये व्यवस्था है कि कुछ फंगी यूनिसेलुलर भी होते हैं, अधिकांश फंगी मल्टीसेलुलर होते हैं। यानी कुछ कवक एक कोशिकीय है तो अधिकांश कवक बहुकोशिकीय।
ठीक वही बात शैवालों को लेकर है। कुछ शैवाल एक कोशिकीय है, लेकिन अधिकांश शैवाल बहुकोशिकीय है। तो जितने भी सूक्ष्मजीव है वो एक कोशिकीय जीव है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। लेकिन कुछ मल्टी सेलुलर को भी बोलचाल की भाषा में क्या कहा दी जाता है? सूक्ष्मजीव कहा जाता है। तो सूक्ष्मजीव की अगर स्थिति को अगर आप देखिए तो लगभग सभी के सभी सूक्ष्मजीव एक कोशिकीय ही है, लेकिन कुछ बहुकोशिकीय जीवों को भी सूक्ष्मजीव कहा जाता है। जैसे फंगी हो गया और शैवाल हो गया। फंगी और शैवाल कुछ बहुकोशिकीय हैं, फिर भी वो इतना छोटे हैं कि आंखों से स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ते हैं और उन्हें सूक्ष्मजीव के अंतर्गत रखा जाता है। तो सूक्ष्मजीव समझ गए क्या है? ऐसे जीव जो आंखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं, जिन्हें देखने के लिए क्या चाहिए? उन्हें ही क्या कहते हैं? सूक्ष्मजीव जितने भी हैं वो क्या हैं? लेकिन कुछ बहुकोशिकीय जीवों को भी सूक्ष्मजीव कहा जाता है। मानव अपने आंख से कितने से बड़े वस्तु को ही देख सकता है, यानी 0.1 मिलीमीटर से छोटी वस्तु को हम नहीं देख सकते हैं बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से। अब सूक्ष्मजीव को खोजने वाले प्रथम जो वैज्ञानिक थे वे था हमारा ल्यूवेनहुक। कौन थे? ल्यूवेनहुक, एंटिनो भान ल्यूवेनहुक। ठीक है, ये पहले व्यक्ति थे ल्यूवेनहुक जिन्होंने सूक्ष्मजीव को खोजा और सूक्ष्मजीव के रूप में इन्होंने बैक्टीरिया की पहचान की थी। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि जीवाणु के खोजकर्ता ल्यूवेनहुक ही थे। जीवाणु के रूप में इन्होंने मानव समुदाय को पहली बार सूक्ष्मजीवों से अवगत कराया। यानी कि सूक्ष्मजीव के बारे में पढ़ना स्टार्ट तब हुआ जब ल्यूवेनहुक ने 1675 के बाद 1683 में अपनी थ्योरी लेकर पेश किए थे कि इस संसार में बहुत छोटे छोटे जीव है जिन्हें आंखों से नहीं देखा जा सकता। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से परिचय कराने वाले पहले साइंटिस्ट कौन थे? ल्यूवेनहुक थे। और आज हम इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है दोस्तों, उसको कहा जाता है क्या? माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। और माइक्रोबायोलॉजी के पिता कौन कहलाते हैं? तो सूक्ष्म जीवों के अध्ययन करने की शुरुआत ल्यूवेनहुक के खोजों के बाद शुरू हुई। ल्यूवेनहुक के खोज से पहले मानव समुदाय को सूक्ष्मजीव के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अर्थात सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ने की सिलसिला किनके खोजों के बाद शुरू हुई? और यही कारण है कि हम ल्यूवेनहुक को फादर ऑफ माइक्रो बायोलॉजी कहते हैं। ल्यूवेनहुक को क्या कहते हैं? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। क्लियर है? इतना बात तो समझ गई। लेकिन सवाल ये है कि इतने छोटे छोटे जीवों के बारे में हम पढ़े ही क्यों? ठीक है, या सूक्ष्मजीव के बारे में जो हम पढ़ते हैं इसका क्या महत्व है? दोस्तों, सूक्ष्मजीव का वर्तमान समय में इतना ज्यादा महत्व है कि इसके बिना हम मानव जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर इस पृथ्वी पर से सारे सूक्ष्मजीवों को हटा दीजिए तो मानव भी हट जाएगा, कोई नहीं रह पाएगा। इतने महत्व का ये सूक्ष्मजीव है। ऐसा कोई सेक्टर नहीं है आज अर्थव्यवस्था में जहां सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल ना होता। पूरा का पूरा डेयरी इंडस्ट्रीज यानी कि दूध उत्पाद वाले जो है वो किसके भरोसे से चल रहा है दोस्तों? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के भरोसे से चल रहा है। आप अंदाज लगाइए कि पूरे वर्ल्ड में दही का मार्केट कितने अरब डॉलर का होगा। क्या वो दही का मार्केट बिना सूक्ष्मजीव के द्वारा मतलब बन सकता है? नहीं बन सकता। आप जानते हैं कि दूध से दही में जो बदलाव आता है वो किसके द्वारा आता है?
तो सूक्ष्मजीव एक बैक्टीरिया है जिसका नाम लैक्टोबैसिलस है, बहुत जानते भी होंगे, उसके बिना आता है। तो आप सूक्ष्मजीव का महत्व इस समझ की अर्थव्यवस्था कोई सेक्टर नहीं है, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर को ले लीजिए, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर को ले लीजिए, चाहे मेडिकल सेक्टर को ले लीजिए, कोई भी सेक्टर सूक्ष्मजीवों के बिना चल नहीं सकता है। वर्तमान समय में जानते हैं लगभग 90% बीमारियों का इलाज एंटीबायोटिक दवाओं के द्वारा किया जाता है। वर्तमान समय में 90% से भी ज्यादा बीमारियों का इलाज एंटीबायोटिक दवाओं के द्वारा किया जाता है, और एंटीबायोटिक दवाओं का निर्माण बैक्टीरिया के द्वारा होता है। यानी कि बैक्टीरिया नहीं, दवाई नहीं, दवाई नहीं, आप अंदाजा लगा लीजिए क्या होगा। तो एंटीबायोटिक दवाएं जो है आज मेडिकल जगत का रीढ़ का हड्डी बना हुआ है। वायरस द्वारा फैलाए गए रोग जो है काफी जानलेवा साबित होते हैं। वायरस के द्वारा कई ऐसे रोग होते हैं दोस्तों जिसका इलाज वर्तमान में भी उपलब्ध नहीं है, मर जाना ही एकमात्र विकल्प होता है। तो वायरस के द्वारा जो रोग होते हैं वो इतने लाइलाज खतरनाक क्यों होते हैं? कारण यही है कि उन पर एंटीबायोटिक दवाओं का कोई असर नहीं होता है। वायरस द्वारा फैलाए जाने वाले रोगों पर एंटीबायोटिक दवाओं का कोई असर नहीं होता है, और मेडिकल सेक्टर की ये अभी स्थिति है कि वे लगभग बीमारियों का इलाज एंटीबायोटिक दवाओं से कर रहा है। और एंटीबायोटिक बनाने में 99% एंटीबायोटिक दवा बैक्टीरिया के सहायता से बनाया जाता है। तो आपका मेडिकल सेक्टर भी सूक्ष्मजीवों के द्वारा नहीं चल सकता, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी सूक्ष्मजीवों के द्वारा नहीं चलता है। शराब बनाने की जो प्रक्रिया है वो भी सूक्ष्मजीवों के द्वारा होता है। आप जानते होंगे एक सूक्ष्मजीव है ईस्ट। ईस्ट के द्वारा ही शराब निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। शराब का जो निर्माण होता है उसकी विधि है फर्मेंटेशन, किण्वन, और किण्वन किसके द्वारा होता है? ईस्ट के द्वारा। ईस्ट को हटा दीजिए, शराब नहीं बना पाएंगे। आप समझ जाइए कितनी बड़ी इंडस्ट्री क्षतिग्रस्त हो जाएगा सूक्ष्मजीव की। एग्रीकल्चर सेक्टर में ले लीजिए, क्या हुआ जी, एग्रीकल्चर सेक्टर को ले लीजिए। एग्रीकल्चर सेक्टर में आप एक बात जानते होंगे कि जब हम दालों का सेवन करते हैं तो मुख्य उद्देश्य होता है प्रोटीन की प्राप्ति करना। आप कभी सोचे हैं कि दाल में इतना प्रोटीन क्यों है, चावल में और सब उत्पाद में क्यों नहीं है? तो दाल दलहन पौधे के साथ एक विशेष व्यवस्था बनी होती है कि उनके जड़ों में सूक्ष्मजीव होते हैं जो उन्हें नाइट्रोजन की भरपूर आपूर्ति देते हैं, और नाइट्रोजन की भरपूर आपूर्ति देने के कारण ही दलहन पौधे काफी ज्यादा प्रोटीन बनाने में सक्षम हो पाते। यानी कि दालों में जो आप बेहतरीन तरीके से यानी कि सबसे ज्यादा प्रोटीन की प्राप्ति करते हैं वो दलहन पौधों को सूक्ष्मजीवों की मदद से ही बना पाता है। तो ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहां माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीवों का मतलब सूक्ष्मजीवों का उपयोग ना करता जाए। अभी 3 एग्जाम्पल हम आपको दिए कि मेडिकल सेक्टर को ले लीजिए, एग्रीकल्चर सेक्टर को ले लीजिए, या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर को ले लीजिए। हर सेक्टर को जरूरी है किसका? उसके बिना वो सेक्टर चल नहीं सकता है दोस्तों। तो वर्तमान समय में सूक्ष्म जीवों के बिना मानव के जीवन को आसान नहीं बनाया जा सकता है। सूक्ष्मजीव का महत्व न सिर्फ मानव के लिए है दोस्तों, बल्कि पेड़ पौधे जो ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं वातावरण में, उसको भी जरूरी है सूक्ष्मजीव की। कैसे, वो हम आगे पढ़ेंगे। यानी कि सूक्ष्मजीव के अनुपस्थिति के बिना पर्यावरण का चलना मुश्किल है। आप कई ऐसे लाशों को देखे होंगे, पशु पक्षियों को, जो फेंके हुए रहते हैं। उनसे
खास प्रकार की बदबू आते रहती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद आप देखे होंगे कि वे लाश जो है मिट्टियों में मिल जाती है, बदबू समाप्त हो जाती है। और अगर ये प्रोसेस हुआ तो किसके बदौलत होता है? सुखजीव का। वहां पर सुखजीव उपस्थित है जो लाशों के मांस को सड़ा गलाकर मिट्टी में मिला दिया है। अगर सुखजीव इस पृथ्वी पर नहीं होता, यकीन मानिए पूरा पृथ्वी लाशों के ढेर से भरा पड़ा रहता, हर जगह सिर्फ लाश ही लाश होता और पृथ्वी समाप्त हो गई रहती। तो सुखजीव का महत्व क्या है, इस बात को आप समझे कि नहीं समझे? क्या इसके बिना जीवन चल सकता है? इसके बिना पर्यावरण चल सकता है? और इसके बिना पर्यावरण का कोई पारिस्थितिक तंत्र नहीं चल सकता है। इसके बिना ना पौधों के जीवन की कल्पना की जा सकती है और न ही मानव के जीवन की कल्पना की जा सकती। क्लियर है बात? समझ गए? तो एक बार पुनः देखिए कि सूक्ष्म जीव ऐसे जीव को कहते हैं जो खुली आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, जिनको देखने के लिए क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप चाहिए। जितने भी सूक्ष्मजीव है लगभग सभी एक कोशिकीय हैं, लेकिन कुछ बहुकोशिकीय को भी सूक्ष्मजीव कहा जाता है। यानी सूक्ष्मजीव में कुछ बहुकोशिकीय जीव भी शामिल है। सूक्ष्मजीव का परिचय करवाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? ल्यूवेनहुक थे, और इन्होंने ही सूक्ष्मजीवों के अध्ययन करने की शुरुआत की थी, जिस कारण इसे हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी वह शाखा है जिसके अंतर्गत सूक्ष्मजीवों के बारे में पढ़ा जाता है। मानव की आंखों की देखने की अपनी क्षमता है। एक वयस्क मानव का स्वस्थ आंख केवल 0.1 मिलीमीटर से बड़ा चीज को देख सकता है, इसको भी नहीं देख पाएगा, इससे बड़ा, यानी ये बाउंड्री लाइन है। इससे कम आप नहीं देख सकते हैं, इससे ज्यादा कोई देख सकते हैं। तो सवाल है इसको देख सकते हैं कि नहीं? इसको भी नहीं देख सकते। यानी कि आप इतना तो कह सकते हैं कि जो भी सूक्ष्मजीव है उसका साइज जो है 0.1 मिलीमीटर या 100 माइक्रोमीटर से क्या होता है? कम होता है, इसलिए वो आंखों से दिखाई नहीं देते। कोई दिक्कत है? आ जाइए, एक एक करके अब आपको सूक्ष्म जीवों से परिचय करवाते हैं। पहला सूक्ष्मजीव है दोस्तों वायरवाइट। वायरवाइट्स। वैसे एक बात समझिए कि जब हम कहते हैं जीव तो उसका मतलब होता है कि वे कोशिकाओं से बने होंगे। जिस तरह निर्जीव पदार्थ की जब हम जिक्र करते हैं तो समझ जाते हैं कि ये एटॉम से निर्मित होगा, परमाणुओं से बना होगा। ठीक उसी तरह जब हम सजीवों का जिक्र करते हैं तो उसका मतलब होता है वह कोशिकाओं से बना होगा। तो जीव का मतलब ही होता है कोशिकाओं से निर्मित शरीर। लेकिन सूक्ष्म जीवों के दुनिया में जब आप प्रवेश करिएगा तो कई सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जिसमें कोई कोशिका नहीं है, सेल नहीं है, अर्थात वो जीव नहीं है, लेकिन व्यवहार जीवों की तरह करते हैं। तो कई सूक्ष्मजीव ऐसे मिलेंगे आपको जो सेलों से निर्मित नहीं है, वो एक अलग तरीके से निर्मित है, लेकिन उनका व्यवहार जीव के तरह ही होता है और उसे भी हम सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत पढ़ते हैं। और पहला आपका वायरवाइट। सबसे पहले तो यही समझना कि वायरवाइट्स का नाम वायरस से मिलता जुलता है। कभी कभी भूल चुक से इसको वायरस समझ लिया जाता है कि वायरस ही है, लेकिन सबसे पहले दोस्तों यही समझना है कि यह वायरस नहीं है, वायरस से बिल्कुल अलग है। यह वायरस नहीं है। वायरवाइट का नाम वायरस से मिलता है तो कंफ्यूजन नहीं होना कि वायरवाइट वायरस तो ही नहीं है। नहीं, वायरस नहीं है। अब तक वैज्ञानिकों ने सूक्ष्मजीवों को जितना खोजा है दोस्तों, उनमें सबसे छोटा से छोटा कौन था? वायरस। लेकिन अब वायरस वायरवाइट के सामने फीका पड़ गया है।
यानी वैज्ञानिकों ने एक नए प्रकार के सूक्ष्मजीव को खोजा है, वायरस। ये वायरस से भी छोटा है, इतना छोटा कि वायरस को यानी कि सबसे छोटे सूक्ष्मजीव जो अब तक ज्ञात था उस वायरस को 1000 टुकड़ा अब कर दीजिए तो एक टुकड़ा बराबर होता है किसका? वायरस। यानी वायरस के 1000 में भाग के बराबर होते हैं, इतने छोटे होते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि सूक्ष्मजीवों के दुनिया में जो सबसे छोटा और छोटा है वो कौन है? वायरस है। वायरस से भी 1000 गुना छोटा है। और इसका वायरस का खोज पहली बार 1971 में हुआ। एकदम नवीन खोज है यह। आपको वायरस का खोज कब हुआ? 1971 में हुआ। और 1971 में थियोडोर डायनर ने इसको खोजा था। किसने खोजा था? थियोडोर डायनर ने। वायरस को खोजने वाले कौन थे? थियोडोर डायनर ने 1971 में वायरस के बारे में पता लगाया। और वायरस में कोई सेल नहीं है, कोशिका से निर्मित नहीं है। इसके बॉडी में यानी कि वायरस केवल और केवल आरएनए का बना मॉलिक्यूल्स है। क्या है आपका? आरएनए से बना मॉलिक्यूल्स है। मॉलिक्यूल समझते हैं ना? अणु। यानी कि वायरस को आप जीव नहीं कह सकते हैं, वायरस को आप जीव नहीं कह सकते हैं। यह आपको एक मॉलिक्यूल्स है और यह मॉलिक्यूल्स केवल किससे बना हुआ है? आरएनए से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? और जब हम कह रहे हैं कि यह मॉलिक्यूल से यह जीव नहीं है दोस्तों, तो यह भी बात पूरी तरह से सही नहीं हो पाती है, क्योंकि इनमें सेल नहीं है तो हम कह देते हैं कि जीव नहीं है। लेकिन इसका व्यवहार जीवों के द्वारा होता है, यानी कि यह अपनी संख्या को बढ़ाने में सक्षम है। यानी एक अणु से दूसरा अणु का निर्माण हो जाता है, तीसरा अणु का निर्माण हो जाता है। यानी आप कह सकते हैं ये जनन कर सकते हैं, अर्थात ये जीवों की तरह व्यवहार कर सकते हैं। तो वायरस जो है वो आरएनए का बना मॉलिक्यूल्स है जो जीवों के समान व्यवहार करते हैं। जीवों के समान व्यवहार में इसका सबसे बड़ा व्यवहार यह है कि ये अपने संख्याओं को बढ़ा सकते। संख्या बढ़ाने की क्षमता प्रकृति ने केवल सजीवों को दिया है। वे प्रजनन करते हैं और अपनी संख्याओं को बढ़ाते हैं। लेकिन प्रकृति ने कई ऐसे अणुओं को भी जनन करने की क्षमता प्रदान कर दिया है जिनमें कोशिका नहीं है। और ऐसे ही अणु कौन है दोस्तों? वायरस। तो वायरस किसका बना मॉलिक्यूल्स है? आरएनए का बना मॉलिक्यूल्स है। अब ध्यान दीजिए कि एक ऐसा मॉलिक्यूल्स जो केवल आरएनए का बना है, उनमें इतनी क्षमता नहीं होती है कि वे जंतुओं के शरीर में प्रवेश करके अपना जीवन यापन व्यतीत कर सके या अपनी संख्या को बढ़ा सके। अर्थात ये जो वायरस है ना, ये किसी भी जंतु के शरीर में रहने के योग नहीं है। जंतु एनिमल, और जब एनिमल की बात करते हैं तो उसमें ह्यूमन बॉडी इंक्लूड है। तो ये जो वायरस है आरएनए के बना मॉलिक्यूल्स है, ये जंतुओं के शरीर में नहीं पाए दोस्तों। ये केवल और केवल किस में रहने के योग है? प्लांट सेल में रहने के योग है। ये किसके सेल में? केवल पौधे के कोशिकाओं में ही यह पाया जाता है। वायरस केवल कहां पाया जाता है? ये जंतुओं के कोशिका में पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। अब सवाल है कि ये प्लांट सेल में अगर रहने के योग है तो वहां रहकर क्या करता है? तो अपनी संख्या तो बढ़ाता ही बढ़ाता है। यानी कि वायरस अगर प्लांट सेल में प्रवेश कर गया, वायरस अगर प्लांट सेल में प्रवेश कर गया तो वे प्लांट सेल में मौजूद एंजाइम की सहायता लेकर पहले अपनी संख्या को बढ़ाते हैं और उसके बाद प्लांट में क्या करते हैं? रोग फैलाते हैं।
यानी कहिएगा कि प्लांट के लिए यह उपयोगी है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, यह प्लांट में रहकर पौधों में क्या करते हैं? रोग फैलाते हैं। और न सिर्फ रोग फैलाते हैं बल्कि इनके द्वारा फैलाए गए रोग संक्रामक होते हैं, इन्फेक्शियस होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? संक्रामक होते हैं। संक्रामक मतलब समझ रहे ना? ऐसे रोग जो हवा, पानी या अन्य किसी माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचते हैं, उसे संक्रामक रोग कहते हैं। और संक्रामक रोग के अंतर्गत वे सभी रोग आते हैं जो सूक्ष्म जीवों के कारण होते हैं। कोई भी रोग जिसे सूक्ष्म जीव पैदा कर रहा है, निश्चित ही वह क्या होता है? संक्रामक होता है, इन्फेक्शियस होता है। ऐसे रोग जो किसी पोषक तत्व के कमी से हो, ऐसे रोग जो किसी पोषक तत्व के कमी से हो या फिर आनुवंशिक हो, वे संक्रामक नहीं होते। जैसे विटामिन ए के कमी से रतौंधी होता है, तो रतौंधी फैलता नहीं है। जिसके शरीर में विटामिन ए का कमी होगा सिर्फ उसी को होगा। यह नहीं कि घर में एक को रतौंधी हो गया अब सबको रतौंधी होगा, बिल्कुल नहीं। तो ऐसे रोग जो पोषक तत्व के कमी से होते हैं वे संक्रामक नहीं होते हैं। ऐसे रोग जो आनुवंशिक होते हैं, यानी कि दादा पिता से उनके बच्चों में स्थानांतरित होने वाले रोग, जैसे हीमोफोलिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, कैंसर हो गया। कैंसर भी आनुवंशिक होते हैं कभी कभी, ठीक है। कैंसर भी क्या होते हैं? आनुवंशिक होते हैं, लेकिन सदा नहीं होते। आनुवंशिकता को जब हम पढ़ेंगे ना, तो एक पढ़ेंगे कि आनुवंशिक लक्षण कभी प्रभावी हो जाता है, कभी अप्रभावी हो जाता है। तो कैंसर के साथ यही है। कैंसर का रोग आनुवंशिक है, लेकिन सभी पीढ़ी पर प्रभावी नहीं होता। किसी पीढ़ी पर प्रभावी हो सकता, किसी पर प्रभावी। तो जो रोग आनुवंशिक होते हैं ना, वो भी संक्रामक नहीं होते हैं। बाकी सूक्ष्मजीवों के द्वारा फैलाए जाने वाला रोग क्या होते हैं दोस्तों? तो वायरस केवल और केवल कहां रहने के योग्य है? अर्थात यह एनिमल सेल में पाया और भविष्य में पाया भी नहीं जाएगा, इसमें उतनी क्षमता नहीं है। पौधे के शरीर के अंदर कोई मॉलिक्यूल से अपनी संख्या को बढ़ाए, इसके लिए जरूरी है कि उनके पास प्रोटीन होना चाहिए, और इसके पास प्रोटीन नहीं है, केवल आरएनए है। आरएनए के बारे में बहुत नहीं जानते कि आरएनए क्या है। हम आगे डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन आप अभी इतना जानिए कि जैसे प्रोटीन होता है ना, जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है ना, जैसे वसा होता है ना, वैसे ही हमारे शरीर में दो न्यूक्लिक एसिड है, आरएनए और डीएनए है। आरएनए और, तो ये मानव के शरीर में पाया जाने वाला एक अनिवार्य मॉलिक्यूल है, जिस तरह प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। तो वायरस केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, केवल उसमें रोग फैलाते हैं, और उसके द्वारा होने वाले रोग क्या होते हैं? संक्रामक होते हैं। तो वायरस के बारे में दोस्तों वैज्ञानिकों को इतना ही पता अब तक चला है, इसीलिए हम भी इतना ही बता पाएंगे, ठीक है। आगे जैसे जैसे खोज होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे शादी करिएगा, बाल बच्चा होगा, वो भी आगे चलकर बायोलॉजी पढ़ेगा, ठीक है। तो उनका बायोलॉजी देख लीजिएगा कि भाई हमारे समय में वायरस इतने था, अब कितना बड़ा है। तो चेकिंग करने का आसान तरीका यही है। फिलहाल आप इतना पर स्टॉप मार दीजिए। एक बात पुनः समझिए, सूक्ष्मजीवों के दुनिया में जो पहला और सबसे छोटा है वो कौन है? और वायरस ये वायरस से भी 1000 गुना छोटा सूक्ष्मजीव है। ये वायरस से भी 1000 गुना छोटा सूक्ष्मजीव है। पहली बार इसका खोज 1971 में अमेरिकन जूलॉजिस्ट थियोडोर डायनर ने किया था। ये वायरस किसका बना होता है? आरएनए के अतिरिक्त वायरस के मॉलिक्यूल्स में कुछ भी नहीं होता, केवल किसका बना है? आरएनए। यह केवल कहां पाया जाता है? केवल क्या करते हैं? और इनके द्वारा रोग फैलाएंगे, रोग। हाँ, यानी एक पौधा जो वायरस से संक्रमित है,
अगर बगल वाला से किसी कारण रगड़ खा जाएगा तो उस पौधा में भी स्थानांतरित हो जाएगा क्या? वायरोवाइट्स। क्लियर हो गया? वायरोवाइट्स कोई दिक्कत नहीं ना। और वायरोवाइट्स में इतना ही पूछा जाएगा दोस्तों, क्योंकि वैज्ञानिक इतना ही अब तक जान पाए हैं। आगे खोज चल रही है। और सूक्ष्मजीवों का स्थिति यह है दोस्तों कि आज वर्तमान समय में सभी विकसित एवं विकासशील देश, ऐसा कोई भी विकसित एवं विकासशील देश नहीं है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी करने के लिए रिसर्च सेंटर ना बनाया हो। भारत में भी हैदराबाद में सेलुलर मॉलिक्यूलर साइंस सेंटर है, वायरोलॉजी डिपार्टमेंट है, जहां सरकार बड़े से बड़े रिसर्चर साइंटिस्ट को हायर करके उनसे रिसर्च करवाते रहते हैं। अगर कोई देश कहेगा कि हमको सूक्ष्मजीवों से कोई मतलब नहीं है, नहीं पढ़ेंगे इसके बारे में, उसका देश डूब जाएगा। आज की स्थिति में बात कोरोना की कर रहे हैं हम। तो वायरोवाइट का खोज किसने किया? थियोडोर। मानव अपने आंख से कितने छोटे वस्तु को देख सकता है? इसे मानव आंख की रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। 0.1 मिलीमीटर को मानव के आंख की रिजॉल्विंग क्षमता कहते हैं, रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। आपसे पूछ दे ये प्रश्न कि एक वयस्क व्यक्ति के स्वस्थ आंखों की रिजॉल्विंग क्षमता कितनी होती है? तो 0.1 मिलीमीटर। आइए दोस्तों, अब दूसरे सूक्ष्मजीव से हम परिचय करवा रहे हैं आपको, और इसका नाम है प्रियॉन। प्रियॉन। और ये तो ऐसा है कि आपको यकीन नहीं हो जाएगा कि ऐसा भी है। प्रियॉन। वैसे इसका फुल फॉर्म दोस्तों बहुत बड़ा है, ये शॉर्ट नेम है। इसका फुल फॉर्म है प्रोटीनियस। प्रोटीनियस इन्फेक्शियस बॉडीज। प्रोटीनियस इन्फेक्शस बॉडीज, यानी कि प्रियॉन जो है आपका ये भी मॉलिक्यूल्स ही है दोस्तों, और केवल प्रोटीन का बना, केवल प्रोटीन का बना। यानी कि जिस तरह अभी वायरोवाइट्स केवल किसका बना था? आरएनए का। जिस तरह वायरोवाइट्स केवल आरएनए का बना था, ठीक उसी तरह प्रियॉन एक ऐसा मॉलिक्यूल्स है जो केवल किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता। और तो और दोस्तों, यह केवल प्रोटीन का बना है, लेकिन इसका निर्माण भी केवल मस्तिष्क में होता है। ठीक है, ये केवल ब्रेन में ही होता है। यानी कि कहिएगा शरीर के किसी अन्य भागों में ये प्रियॉन का निर्माण होगा नहीं, केवल किसमें? ब्रेन में। यानी प्रियॉन एक ऐसा मॉलिक्यूल्स है जिनका निर्माण केवल और केवल मस्तिष्क के कोशिकाओं में किसके द्वारा होता है? प्रोटीन के द्वारा होता है। और ये दोस्तों सामान्य प्रोटीन नहीं है। अगर आप सामान्य प्रोटीन की बात करिए, कहिएगा कि प्रोटीन है तो क्या दिक्कत है, शरीर में रहेगा तो नहीं। सामान्य प्रोटीन जो होते हैं दोस्तों, सामान्य प्रोटीन जो होते हैं वो 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। बहुत को पता भी होगा, सामान्य प्रोटीन 20 अमीनो अम्ल के मिलने से बनता है। ये जो प्रियॉन है एक असामान्य प्रोटीन अणु है। ठीक है, प्रियॉन जो है आपको दोस्तों क्या है? असामान्य प्रोटीन अणु है। और आप हैरान रह जाइएगा कितना अमीनो अम्ल से बना होता है, जानते हैं?
254 अमीनो अम्ल से एक ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है जिसे क्या कहा जाता है? प्रियोन कहा जाता है। तो प्रियोन केवल प्रोटीन से निर्मित मॉलिक्यूल्स है, लेकिन यह एक असामान्य प्रोटीन अणु है। यह एक असामान्य प्रोटीन अणु है जो 254 अमीनो अम्ल से निर्मित है दोस्तों। यानी कि एक प्रियोन मॉलिक्यूल्स को बनाने में 254 अमीनो अम्ल भाग लेते हैं, 254। और सामान्य जो प्रोटीन होते हैं जो हम दालों, सोयाबीन, मांस, मछलियों से प्राप्त करते हैं, जो मानव शरीर के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होते हैं, वे 20 अमीनो अम्ल के बने होते, केवल 20 अमीनो अम्ल से। तो प्रियोन यानी कि प्रोटीनियस इन्फेक्शियस बॉडीज जो केवल प्रोटीन का बना मॉलिक्यूल्स है, वो भी केवल कहां बनते हैं दोस्तों? ब्रेन में बनते हैं। केवल कहां बनते हैं? ब्रेन में। अब ये पहले ही हम नाम में ही पढ़ लिए कि इन्फेक्शियस अर्थात खतरा। दोस्तों खतरा भी वहां जहां बनेगा वही न खतरा। खतरा मतलब कहां खतरा? और ब्रेन का खतरा का मतलब होता है कि पगलाने के सिवा और कोई विकल्प नहीं। ब्रेन में कुछ होगा तो सीधे सीधे आदमी पागल होगा। यानी कि प्रियोन अगर किसी के ब्रेन को क्षतिग्रस्त कर दिया तो फिर वह व्यक्ति पागल हो जाता है और ब्रेन का समुचित इलाज संभव नहीं है दोस्तों आज के जमाने में। यानी कि उसके बाद उसकी क्या हो जाएगी? मौत हो जाएगी। अब दोस्तों की अगर हम बात करते हैं कि ये केवल ब्रेन में होता है, तो आप ये भी कह सकते हैं ब्रेन तो पेड़ पौधों को होते नहीं है। यानी जिस तरह वायरस केवल किससे मतलब रखा था, और उसी तरह प्रियोन को केवल जंतुओं से मतलब है, क्योंकि ब्रेन नाम की चीज पेड़ पौधे में नहीं होते कि प्रियोन पेड़ पौधे में बनेगा। यह केवल और केवल ब्रेन में बनते, अर्थात प्रियोन को मतलब केवल जंतुओं से है। और जंतुओं में जंतु में जो विकसित होते हैं उसी के पास ब्रेन पाए जाते हैं। ब्रेन एक विकसित ब्रेन है, सभी में नहीं पाए जाते हैं। जब एनिमल किंगडम पढ़ेंगे ना तो देखेंगे कि पृथ्वी पर कैसे कैसे जंतु है, और जंतुओं का संसार पोरीफेरा से स्टार्ट होता है। तो ब्रेन जो है विकसित जीवों का लक्षण है। एक विकसित ब्रेन मेमेलिया यानी कि स्तनधारी वर्ग के जीवों में होता है, मानव में होता है। तो दोस्तों प्रियोन बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि यह केवल कहां निर्मित होता है? ब्रेन में निर्मित होता है। ये ब्रेन को क्षतिग्रस्त करता है। लेकिन दोस्तों एक बात और समझना है कि प्रियोन 2 स्वरूप में होते हैं। इसको आप समझिए, नोट में दिया नहीं है तो इसको समझिए। प्रियोन यानी कि प्रोटीनियस इन्फेक्शियस बॉडीज कितने स्वरूप में होते हैं? 2 स्वरूप में होते हैं। और इसका 2 स्वरूप क्या है? एक है PRPC और दूसरा स्वरूप है PRPSC। PRPC और PRPSC ये 2 स्वरूप में है। 2 स्वरूप मतलब इसका नाम है दोस्तों, और नाम वैज्ञानिकों ने रखा है, हम रखते तो एकदम सीधा रखते हैं क्या? ठीक है। तो 2 स्वरूप में होते हैं। और 2 स्वरूप में दोस्तों यह अंतर है कि अगर प्रियोन मस्तिष्क में बन गया है लेकिन वह PRPC स्वरूप में है तो ये खतरनाक नहीं है। ये खतरनाक नहीं है, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये वाला स्वरूप मस्तिष्क से आदमी जिंदा रह सकता है नहीं है। लेकिन अगर PRPSC वाला स्वरूप निर्मित हो गया प्रियोन का तो ये दोस्तों क्या है? खतरनाक है। यानी ये हमारे ब्रेन को क्या कर देगा? क्षतिग्रस्त कर देगा। क्या कर देगा? तो प्रियोन के 2 स्वरूप हैं।
मस्तिष्क में निर्मित होने वाला प्रियॉन दो स्वरूप में निर्मित हो सकते हैं, एक पीआरपीसी और दूसरा पीआरपीएससी। जिसमें पीआरपीसी वाला खतरनाक नहीं है और पीआरपीएससी वाला क्या है, खतरनाक है। अब दोस्तों एक स्थिति ये भी है, जैसे कोरोना का वायरस देख रहे हैं बदल रहा है, म्यूटेंट कर रहा है, वो भी क्षमता है प्रियॉन में। आप कहिएगा कि पीआरपीसी वाला है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी दिक्कत कर सकता है, यानी कि ये स्वरूप पीआरपीसी से स्वरूप बदल कर क्या बन सकता है, यानी कि आप कह सकते हैं इसमें उत्परिवर्तन हो सकता है। क्या हो सकता है, उत्परिवर्तन, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं क्या, म्यूटेशन। क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं, स्वरूप का बदलना म्यूटेशन है, उत्परिवर्तन है। तो प्रियॉन अगर हमारे मस्तिष्क के कोशिका में या किसी भी स्तनधारी के मस्तिष्क के कोशिकाओं में पीआरपीसी स्वरूप में है, तो हो सकता है कभी उसमें म्यूटेशन हो जाए और वह पीआरपीएससी स्वरूप में हो जाए। यानी कि आप सीधे समझिए कि प्रियॉन का मस्तिष्क के अंदर निर्मित हो जाना खतरे की घंटी है, चाहे वह पीआरपीसी क्यों ना बने, कभी भी उसमें उत्परिवर्तन हो सकता है। तो क्लियर है दोस्तों, समझ गए कि नहीं समझ गए। अब प्रियॉन के कारण होने वाले रोग, कुछ रोगों का पता लगा है। सबसे पहले प्रियॉन के कारण भेड़ और बकरी में होने वाला रोग, भेड़ और बकरी में, भेड़ और बकरी में होने वाला रोग है एस्कॉर्पी। क्या है, एस्कॉर्पी डिजीज। एस्कॉर्पी डिजीज से कौन प्रभावित होते हैं, अब ध्यान दीजिए कि प्रियॉन से अगर प्रभावित है तो ब्रेन ही प्रभावित होगा, क्योंकि ब्रेन के अतिरिक्त या कहीं निर्मित ही नहीं होता है। तो ये मत होगी कि अगर हो गया किसी को प्रियॉन से कोई रोग तो निश्चित तौर पर उसका ब्रेन खराब हो जाएगा। तो भेड़ और बकरी के मस्तिष्क में अगर प्रियॉन बन गया तो वो कौन डिजीज है, एस्कॉर्पी। और ऐसे भेड़ और बकरी का पहचान है कि जब भेड़ और बकरी के मस्तिष्क प्रियॉन से प्रभावित हो गया है, अर्थात भेड़ और बकरी में एस्कॉर्पी हो गया है, तो ऐसे भेड़ बकरी रगड़ा लेते रहता, दीवार में खुद को रगड़ते रहेगा, ठीक है, या फिर वह अपने मस्तिष्क से झूठ मूठ दीवार में भर दिन ठोकर मारते रहेगा, ठीक है, गाय भैंस सबको पकड़ पकड़ कर लड़ते रहेगा, ठीक है। तो एस्कॉर्पी से ग्रसित भेड़ और बकरियों की सामान्य पहचान यह है कि वे दीवारों में वह किसी ठोस पदार्थों से रगड़े लेते रहते हैं, उनमें अपने शरीर को रगड़ते रहते हैं या मस्तिष्क को रगड़ते रहते हैं और धीरे धीरे उनकी मौत हो जाती है। और ऐसे भेड़ और बकरियों को मारकर अगर आदमी उसके मांस का इस्तेमाल करता है तो निश्चित तौर पर प्रियॉन उसके शरीर में प्रवेश कर जाएगा। क्लियर हो गया, यानी कि प्रियॉन एक ऐसा असामान्य प्रोटीन है जो अत्यधिक ताप पर भी खत्म नहीं होता। अधिकांश बैक्टीरिया जो है ना या फिर वायरस जो है वो अत्यधिक ताप पर पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाते हैं, लेकिन प्रियॉन के साथ ऐसा नहीं है। अगर भेड़ और बकरी एस्कॉर्पी डिजीज से ग्रसित है, एस्कॉर्पी डिजीज से ग्रसित है, तो निश्चित तौर से उसको आप कहिएगा कि हम अच्छी तरह से उबाल कर बना रहे हैं, मस्ती से बना रहे हैं, प्रियॉन खत्म हो जाएगा, नहीं होता है खत्म। वो आदमी के शरीर में ट्रांसफर हो सकता है। हाँ, संक्रामक। दोस्तों
अभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं, जो भी रोग पढ़िएगा अब इस चैप्टर में सारे के सारे क्या होगा, संक्रामक ही होगा। सूक्ष्म जीवों के द्वारा फैलाए जाने वाले रोग संक्रामक होते हैं। आइए दोस्तों आदमी की बात कर लेते हैं, मानव की बात कर लेते हैं। ठीक है, मानव में प्रियौन के कारण होता है क्रियूटफेल्ट। ठीक है, क्रियूट सल्फेट, इस इंग्लिश में इसी तरह लिखते हैं। ठीक है, हिंदी में क्रियूट सल्फेट पढ़ते हैं, याकोब डिजीज। ठीक है, क्रियूट सल्फेट याकोब डिजीज किसमें होता है, मानव में होता है। किसके द्वारा होता है, प्रियौन के द्वारा होता है। क्या खराब होगा, तो मस्तिष्क खराब होगा। तो अगर क्रियूट सल्फेट याकोब डिजीज से अगर आदमी ग्रसित हो गया है तो निश्चित ही उसमें पागलपन आ जाएगा और धीरे धीरे उसकी मृत्यु करीब आते जाएगी। तीसरा, गाय और बैल में प्रियौन के कारण होने वाला जो डिजीज है वो है मेड काउ डिजीज। ठीक है, मेड काउ डिजीज, इसको BSE भी कहते हैं। क्या कहते हैं, BSE डिजीज भी कहते हैं शॉर्ट में। तो गाय और बैल में ध्यान दीजिएगा, बीमारी के नाम में सिर्फ काउ लगा हुआ है, तो ये मत समझिएगा कि केवल काउ में होता है, ये बैल में भी हो सकता है, बीमारी का नाम है। तो दोस्तों प्रियौन के कारण अब तक 3 प्रकार के रोगों का पता लग चुका है, स्कॉर्पी डिजीज, क्रियूट सल्फेट याकोब डिजीज, मेड काउ डिजीज या BSE डिजीज। स्कॉर्पी डिजीज से कौन ग्रसित होते हैं, भेड़ और बकरी ग्रसित होते हैं। क्रियूट सल्फेट याकोब से कौन ग्रसित होते हैं, मेड काउ डिजीज से कौन ग्रसित होते हैं। और प्रियौन के द्वारा होने वाले किसी भी रोग में मस्तिष्क प्रभावित होते हैं। और निश्चित ही दोस्तों अगर मस्तिष्क प्रभावित हो गया तो इनका समुचित इलाज संभव नहीं है, क्योंकि मस्तिष्क न्यूरॉन कोशिकाओं से बना होता है और न्यूरॉन कोशिका जन्म के बाद नए कभी नहीं बनते। इसलिए मस्तिष्क से अगर कोई रोग, मस्तिष्क में अगर कोई रोग हो गया है तो उसका समुचित इलाज नहीं हो पाएगा। तो प्रियौन को समझ लिए हैं। आइए एक बार पुनः समझिए, प्रियौन यानी कि प्रोटीनियस इन्फेक्शियस बॉडीज। प्रियौन एक ऐसे असामान्य प्रोटीन अणु है जो केवल और केवल मस्तिष्क में ही बनते हैं और एक प्रियौन अणु 254 अमीनो अम्ल से मिलता है। सामान्य प्रोटीन जो मानव के शरीर के लिए आवश्यक और अनिवार्य है वो केवल 20 अमीनो अम्ल से बने होते हैं। लेकिन प्रियौन मस्तिष्क में बनने वाले एक ऐसे असामान्य प्रोटीन अणु है जिसके एक मॉलिक्यूल्स में 254 अमीनो अम्ल होते हैं। ये केवल मस्तिष्क में बन सकते हैं और यह प्रियौन 2 स्वरूप में बन सकते हैं, एक PRPC और दूसरा PRPSC। PRPC वाला स्वरूप खतरनाक नहीं होता है, जबकि PRPSC वाला स्वरूप क्या होता है, खतरनाक होता है। और प्रियौन में एक ऐसा मॉलिक्यूल्स है जो अपनी संख्या बढ़ाने में तो सक्षम है ही है, दूसरा म्यूटेंट करने में भी सक्षम है। स्ट्रेन को बदलना ही म्यूटेशन कहलाता है, उत्परिवर्तन कहलाता है। अर्थात अगर मस्तिष्क कोशिकाओं में प्रियौन निर्मित हो गया दोस्तों, अगर वो PRPC स्वरूप में है तो कभी भी उसमें म्यूटेशन हो सकता है PRPSC। और इसके म्यूटेशन को रोकने वाले अब तक तो कोई ऐसे टेक्नोलॉजी का आविष्कार वैज्ञानिकों के द्वारा हुआ नहीं है कि अगर मस्तिष्क में PRPC स्वरूप विकसित हो गया है तो कैसे उन्हें PRPSC में होने से रोका जाए, ऐसा नहीं हो पाया है। तो इसमें जो ये वाला इसका स्ट्रेन है यानी कि PRPC वाला, ये खतरनाक नहीं है, लेकिन PRPSC वाला क्या है, खतरनाक है।
अब तक दोस्तों प्रियन के कारण मस्तिष्क को प्रभावित करने वाले रोग 3 पता चला है, और प्रियन पौधे में तो निर्मित हो नहीं सकते हैं क्योंकि पौधे में नर्वस सिस्टम या ब्रेन नामक कोई इकाई होती नहीं है। तो तीनों रोग याद हो गया कि नहीं हो गया? कैरियूट सल्फेट याकोब रोग किसमें होता है? किसमें होता है? मानव में। एस्काल्पी रोग किसमें होता है? भेड़ और बकरियों में होता है। मेड काउ डिजीज किसके कारण? हाँ, पूछेगा मेड काउ डिजीज किसके कारण? प्रोटीन कारण। प्रियन भी कोई सेल से बना हुआ यूनिट नहीं है, यह भी एक मॉलिक्यूल्स है, लेकिन जिसमें संख्या बढ़ाने की क्षमता है, इसीलिए हम इन्हें सूक्ष्म जीव मानकर चल रहे हैं। क्लियर हो गया? आइए दोस्तों वायरस पर। हाँ क्या? हाँ, न दूध में तो नहीं फैलता है, ठीक है, मस्तिष्क में। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? दूध जो प्रियन से ग्रसित हो जाएगा वो दूध देगा? पागल हो जाएगा क्या? ठीक है। आइए दोस्तों चलते हैं अब वायरस की दुनिया को सैर करने। आइए, तीसरा सुखजीव वायरस का ये प्रियन और वायरस से रिलेटेड अब जितने भी प्रश्न आएंगे बन जाएगा। तो प्रश्न आगे जाकर बना लीजिएगा पीछे में जो है, और इस चैप्टर में बहुत प्रश्न है, ठीक है? तो शुरू से बनाते जाइएगा, यानी कि एक बार समाप्त होगा देखेंगे। अंदर बाहर काहे कर रहे हैं जी? आराम से बैठिए ना। बहुत को लगता है क्या कि सबसे आसान काम पढ़ना है, हम मस्ती भी मार लेंगे, पढ़ भी लेंगे और नौकरी भी हो जाएगा। ऐसा संभव नहीं है, ठीक है? पढ़ना है तो ओनली 1 पढ़ना है, ओनली 1 के बाद ओनली 2 भी हुआ, गए काम से आप। ये आज की सच्चाई है, 0.3 नंबर से नहीं होता है। तो दोस्तों ये मत सोचिए कि अभी समय है मस्ती मारने का, अभी हम काहे पढ़ेंगे। अब बहुत आदमी तो रूटीन बनाता है, ठीक है? 9 से 12 पढ़ना है, 3 से 6 घूमना है। जब पटना आते समय बोरा कस रहा था तो वो जोश जुनून था कि ओनली 4 पढ़ना है क्या? मतलब गांव से जब आप चले तब केवल पढ़ने के लिए, अब पटना में आके रूटीन तैयार होने लगता है। हमको तो आश्चर्य लगता है ये। आइए वायरस। वायरस दोस्तों, अगर कोई आज के जमाने में कहेगा कि वायरस क्या है हम नहीं जानते हैं, तो फिर मानव होने पर संदेह हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। फिलहाल 2-3 साल से वायरस न सिर्फ चर्चा का विषय है, बल्कि चर्चा का केंद्र बिंदु है, नहीं है? तो वायरस क्या है इसको तो हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन आप परिचित होंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ही। और दोस्तों जब हम जीवन के उत्पत्ति का इतिहास पढ़ेंगे ना, कि इस पृथ्वी पर सबसे पहले कौन आया, तो सबसे पहले दस्तक देने वाला कौन था? वायरस था। वैसे सेलुलर ऑर्गेनिज्म ये भी नहीं है वायरस, अर्थात आप इसको जीव कहिए तो ये जीव कहलाने लायक नहीं है, इसके भी शरीर में सेल नहीं है। इस पृथ्वी पर आने वाला पहला सेलुलर ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है, लेकिन बैक्टीरिया से आने से पहले बैक्टीरिया के आने का माहौल कौन बनाया? वायरस। यानी वायरस का इतिहास मानवों के इतिहास से काफी पुराना है, काफी पुराना। पृथ्वी के जीवन की शुरुआत जब हम पढ़ते हैं दोस्तों, तो पृथ्वी पर जीवन के शुरुआत में मानव तो सबसे अंत में आया है। आने की शुरुआत वायरस के द्वारा हुई है।
और वायरस दोस्तों ये जो शब्द आया है ना, लैटिन भाषा से निकल कर आया है। किस भाषा से निकल कर आया है? लैटिन भाषा का शब्द है। और लैटिन भाषा में वायरस का जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों, होता है पॉइजन होता है। क्या होता है? पॉइजन, यानी कि विष। और विष से ही इसका हिंदी नाम क्या बना है? विषाणु बना है। तो आप दोस्तों इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वायरस की स्थिति क्या होने वाली है आगे, जो हम पढ़ेंगे। जिसका नाम ही पॉइजन से बना हो उसका काम दोस्तों आगे पढ़ेंगे। और ऐसा ऐसा टेंशन वाला काम है वायरस का, आप तो देख ही रहे हैं, आगे देखेंगे। तो वायरस किस भाषा की उत्पत्ति है दोस्तों? लैटिन भाषा में। और लैटिन भाषा में वायरस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पॉइजन होता है, विष होता है। और विष से ही इसका हिंदी नाम बना है क्या? विषाणु। और इस वायरस से परिचित कराने वाले पहले साइंटिस्ट थे आइवे नोवस्की। ठीक है, आइवे नोवस्की। आइवे नोवस्की एक रूसी वैज्ञानिक थे जो सबसे पहले यानी कि 1892 में, ठीक है, 1892 में वायरस को खोजा था। ठीक है, वायरस की खोज सर्वप्रथम आइवे नोवस्की के द्वारा 1892 में किया गया। और आइवे नोवस्की ने वायरस को कैसे खोजा दोस्तों? तो वे तंबाकू के पौधे पर, किसमें खोजा? तंबाकू के पत्तों में खोज की। किसकी? वायरस की। हुआ क्या था दोस्तों कि 1892 से पहले तंबाकू के फलों पर एक बहुत ही भयंकर रोग लग गया था। तंबाकू के पत्तों पर एक भयंकर रोग लग गया था। और रोग ये था कि तंबाकू के पत्तियों पर पीले पीले चित्तीदार संरचनाएं बन जाया करती थी। तंबाकू के पत्तों पर पीली पीली चित्तीदार संरचनाएं बन जाया करती थी। और तंबाकू के अगर पत्तों पर पीली पीली चित्तीदार संरचनाएं बन जाती थी तो पत्ता खराब हो गया। तंबाकू एक ऐसा फसल है दोस्तों जिसका पत्ता खराब तो समझिए फसल ही खराब, क्योंकि सारा काम तंबाकू में उनके पत्तों का ही होता था। और रोग भी ऐसा फैला कि पत्ते ही खराब हो जाते। तो जब तंबाकू के पत्तों पर यह भयंकर रोग लग गया तो उस रोग का नाम था दोस्तों मोजाइक डिजीज। ठीक है, कौन डिजीज? मोजाइक डिजीज। कौन डिजीज दोस्तों? मोजाइक का हिंदी होता है चित्तीदार। चित्तीदार समझते हैं ना? हाँ, खासकर बेडशीट जो आप इस्तेमाल करते हैं उसमें देखते हैं टेढ़े मेढ़े फिगर वगैरह सब बने होते हैं, प्लेन वाला नहीं जिस पर फिगर बने होते हैं। तो उसी संरचना को हम चित्तीदार कह सकते हैं। तो तंबाकू में कौन सा डिजीज हो गया था? मोजाइक डिजीज हो गया था। मोजाइक डिजीज में क्या हो गया था? तो उनके पत्तों पर पीली पीली चित्तीदार संरचनाएं बन गई थी, जिसके कारण तंबाकू के पत्ती खराब हो गए थे और तंबाकू नष्ट हो। इन्हीं तंबाकू के पौधे पर आइवे नोवस्की ने रिसर्च किया और पता लगाया कि तंबाकू के पौधे में जो ये मोजाइक डिजीज होते हैं दोस्तों, तंबाकू के पौधे में जो ये मोजाइक डिजीज होते हैं ये किसके कारण होते हैं? वायरस के कारण होते हैं। अर्थात वायरस का खोज पहली बार किसके द्वारा हुआ? कहां पर हुआ? और पहला खोजा गया वायरस का नाम पड़ा क्या? टीएमवी, यानी टोबैको मोजाइक वायरस। तो पहला जो खोजा गया वायरस था वह टीएमवी था, टोबैको मोजाइक वायरस। टोबैको मोजाइक वायरस।
अब दोस्तों की 1892 में जो आइवानोस्की ने वायरस को खोजा, अचानक नहीं खोजा। यह नहीं कि आइवानोस्की आए तो क्या हुआ तंबाकू में, तो सर ये हो गया, जल्दी से लैब में गया, वायरस को खोज निकालना है। आप ये समझिए कि आइवानोस्की से पहले एक जर्मन वैज्ञानिक जिसका नाम था एडोल्फ मायर, क्या था? एडोल्फ मायर ने 1886 में, समझिए बात को, ये उतना जरूरी नहीं है इसलिए नोट में नहीं दिया है, लेकिन समझ लीजिए आप, तंबाकू के पौधे में जो ये मोजाइक डिजीज होता था, इस पर पहला रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? एडोल्फ मायर थे। लेकिन एडोल्फ मायर अपने रिसर्च के दौरान, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एडोल्फ मायर 1886 में अपने रिसर्च के दौरान केवल यह बता पाने में सक्षम हुए कि तंबाकू में जो ये मोजाइक डिजीज होते हैं वह क्या होते हैं? संक्रामक होते हैं। ये किसके कारण होते हैं, इस बात की जानकारी एडोल्फ मायर को नहीं लग पाया। यानी आइवानोस्की से पहले एडोल्फ मायर तंबाकू में होने वाले मोजाइक डिजीज पर अपना रिसर्च कर चुके थे, लेकिन एडोल्फ मायर सिर्फ ये बात का पता लगाया कि ये जो मोजाइक डिजीज है क्या है? संक्रामक। इससे किसानों को ये सुविधा मिली कि वे जिन तंबाकू में मोजाइक डिजीज हो जाता था उसको खेत से निकाल कर वो क्या कर देते थे? फेंक देते थे और अन्य पौधे सुरक्षित रह जाते थे। यानी एडोल्फ मायर के रिसर्च से किसानों को इतना फायदा जरूर हुआ कि वे तंबाकू में होने वाले इस भयंकर रोग से काफी हद तक बचाव करने में सक्षम हो पाए। आगे चलकर एडोल्फ मायर के ही रिसर्च को आगे बढ़ाने का काम कौन किया? आइवानोस्की। यानी कि आइवानोस्की जो वायरस को खोजा था वो एडोल्फ मायर के रिसर्च पेपर के सहायता से। आइवानोस्की ने एडोल्फ मायर के कार्यों का समर्थन किया कि उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही है, एडोल्फ मायर ने जो पता लगाया कि मोजाइक डिजीज तंबाकू का संक्रामक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आइवानोस्की का रिसर्च उससे थोड़ा आगे गया और वे ये पता लगाने में सक्षम हो पाए कि यह जो मोजाइक डिजीज हो रहा है इसका कारण है वायरस। वायरस नाम देने वाले वैज्ञानिक भी कौन है? आइवानोस्की। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर तंबाकू के पत्तियों को 55 डिग्री सेल्सियस तक उबाल दे तो यह मोजाइक डिजीज का जो वायरस है ये मर जाते हैं, ये नष्ट हो जाते हैं। तो तंबाकू के पौधे में होने वाले मोजाइक डिजीज पर सबसे पहले अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिक कौन है? यानी एडोल्फ मायर पहली बार ये प्रमाणित कर चुके थे कि तंबाकू में होने वाले मोजाइक डिजीज क्या है? संक्रामक है। आगे चलकर एडोल्फ मायर के रिसर्च को आइवानोस्की ने आगे बढ़ाया और उन्होंने पता लगाया कि तंबाकू के पौधे में जो ये मोजाइक डिजीज हो रहे हैं इसका कारण क्या है? वायरस है। और वायरस नाम देने वाले भी वैज्ञानिक कौन है? आइवानोस्की है। और पहला वायरस जो खोजा गया वो कौन था? टीएमबी। तो वायरस को किसने खोजा? आइवानोस्की ने। आइवानोस्की ने वायरस को कहां पर खोजा? या मोजाइक डिजीज किसके कारण होता है? वायरस नाम देने वाली वैज्ञानिक कौन है? आइवानोस्की है। पहला खोजा गया वायरस कौन था? लेकिन दोस्तों कई वर्षों तक आगे चलकर कई वर्षों तक वायरस के क्षेत्र में अन्य कोई अनुसंधान यानी रिसर्च का काम नहीं हो पाया, क्योंकि वायरस छोटे ही नहीं, हमारी कल्पनाओं से भी छोटे। हम जितने छोटे से छोटे चीज की कल्पना कर सकते हैं, वायरस उससे भी छोटा है।
आपको हम सेल वाले चैप्टर में पढ़ाए थे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस का खोज 1931 में नॉल और रस्का के द्वारा हुआ और वायरस का खोज 1892 में हुआ था। लेकिन वायरस के खोज होने के बाद भी कोई रिसर्च का काम आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि उस समय ऐसे इंस्ट्रूमेंट या ऐसे माइक्रोस्कोप नहीं थे वैज्ञानिकों के पास कि वे इतने छोटे से छोटे चीजों को देख सके, उनके बारे में पता लगा सके। यानी कि वायरस के क्षेत्र में भी तेज अनुसंधान का कार्य तभी शुरू हो पाया जब नॉल एवं रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को खोजा, क्योंकि वायरस को साधारण माइक्रोस्कोप से देखा जाना संभव नहीं है। इन्हें देखने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ही चाहिए, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार होने तक वायरस के क्षेत्र में इतना ही पता लगा पाया कि वायरस होते हैं, वायरस रोग फैलाते हैं। आगे चलकर दोस्तों, आगे चलकर जब 1935 का समय आया, कब? 1935, ठीक है। 1935 में WM स्टेनले, ठीक है, WM स्टेनले, हिंदी में यही लिखेंगे, WM स्टेनले 1935 में, ठीक है, कब? 1935 में पहली बार वायरस को कोशिकाओं से अलग किया। वायरस को पहली बार वायरस को क्रिस्टलाइन फॉर्म में, ठीक है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में कोशिका से, सेल से अलग करने में सफलता प्राप्त की। ध्यान देना बात को। वायरस दोस्तों परजीवी होते हैं। क्या होते हैं? यानी कि उनका जीवन केवल एक जीवित कोशिकाओं के भीतर ही चल सकता है। कोशिका, एक जीवित कोशिका से बाहर कोशिका वायरस का कोई अस्तित्व नहीं रह पाता है। तो 1935 में अमेरिकी जीव वैज्ञानिक WM स्टेनले को यह सफलता मिली कि उन्होंने एक वायरस से ग्रसित कोशिका से वायरस को क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्या किया? अलग कर लिया। क्रिस्टल समझते हैं ना, एक ठोस संरचना है। या ठोस संरचना नहीं समझ में आ रहा है तो समझिए एक निर्जीव ठोस संरचना है। यानी कि WM स्टेनले को यह सबसे बड़ी सफलता प्राप्त हुई कि एक कोशिका जिसके अंदर वायरस था या एक कोशिका जो वायरस से क्षतिग्रस्त था, ग्रसित था, उन कोशिकाओं से उन्होंने वायरस को क्या कर लिया? बाहर कर लिया। उन वायरस से ग्रसित कोशिका से वायरस को क्या कर लिया? अलग कर लिया। और जब अलग किया तब जाकर वैज्ञानिक उनके बारे में बहुत कुछ जान पाए, क्योंकि कोशिकाओं के अंदर जब वायरस है तो उसके बारे में ठीक से रिसर्च नहीं हो पाता था। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में या फिर एक वायरस से ग्रसित कोशिकाओं से वायरस को निर्जीव स्वरूप में अलग करने की पहली सफलता किन्हें लगी? स्टेनले पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने वायरस से ग्रसित कोशिकाओं से वायरस को अलग कर लिया। और दोस्तों जब वायरस को कोशिकाओं से अलग किया गया तो देखा गया कि जब इन्हें कोशिकाओं से अलग करते हैं तो ये निर्जीव बनकर रहते, इसमें सजीवों का कोई लक्षण नहीं रहता। यानी वायरस सजीवों की भूमिका में तब ही है जब वह जीवित कोशिकाओं के भीतर में। अगर हम जीवित कोशिकाओं से वायरस को निकाल देंगे वो निर्जीव हो जाएगा और लाखों करोड़ों वर्षों तक अगर वो बाहर ही रहेगा तो निर्जीव ही पड़ा रहेगा।
अर्थात वे मृत्यु से भी वंचित हो जाएंगे। आप कहिएगा कोशिका से बाहर उसकी मृत्यु हो जाती, नहीं, कोशिका से बाहर आते ही वो नॉन लिविंग हो जाते हैं, निर्जीव हो जाते हैं। अब बाय चांस लाखों करोड़ों वर्ष के बाद उन्हें वो निर्जीव वायरस को मौका मिला कोशिका में प्रवेश करने का, फिर वो सजीव बन जाते हैं कोशिका के अंदर जाते ही और अपना संख्या बढ़ाने लगते। तो दोस्तों एक शब्द है वायरस, जो क्या है हम समझ चुके, लेकिन एक शब्द है वीरियन। क्या है? वायरस को वायरस तब कहते हैं जब वो जीवित कोशिका के भीतर हो, जब वो जीवित कोशिका के भीतर हो। जब हम वायरस को जीवित कोशिकाओं से बाहर लाकर निर्जीव बना देते हैं, तब उसे वायरस ना कहकर क्या कहते हैं? वीरियन कहते हैं। यानी वीरियन एक निर्जीव वायरस है जो सेल के क्या है? बाहर है। तो जब हम वायरस शब्द की जिक्र करते हैं ना, तो उसका मतलब होता है कि वे कहां पर है? जीवित कोशिकाओं के भीतर। अगर आप जीवित कोशिकाओं से बाहर निकाल दीजिएगा, जीवित कोशिकाओं से बाहर निकाल दीजिएगा वायरस को, तो वो एकदम निर्जीव के समान हो जाएगा। तब उसे वायरस ना कहकर क्या कहा जाता है? वीरियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? वीरियन। तो इतनी बात समझे वायरस के बारे में कि वायरस का पहली बार खोज किसने किया? आइवेनोस्की ने किया। कहां पर किया? और तंबाकू के पौधे में विश्व का पहला खोजा गया वायरस का नाम क्या पड़ा? टीएमवी। लेकिन तंबाकू में होने वाले मोजाइक डिजीज पर पहला रिसर्च कौन किए थे? और एडोल्फ मायर के ही रिसर्चों को आगे बढ़ाकर आइवेनोस्की ने वायरस का खोज किया। उसके बाद एक ग्रसित वायरस से ग्रसित कोशिकाओं से वायरस को अलग करने में, अर्थात वायरस को क्रिस्टलाइन फॉर्म में अलग करने में सफलता किन्हें लगी? और स्टेनले के द्वारा जब वायरस को जीवित कोशिकाओं से बाहर निकाला गया, तब ही इसके बारे में रिसर्च होने लगा और तब ही वायरस के बारे में ढेर सारी जानकारी निकलकर सामने आई। और यहां दो शब्द, एक वायरस एक वीरियन, एक वायरस एक, और निश्चित ही दोनों शब्द से आप परिचित हो गए कि क्या है दोनों शब्द। अब दोस्तों WM स्टेनले ने वे काम किया है कि अब वायरस के क्षेत्र में दिन दुनी रात चौगुनी के दर से रिसर्च होने लगा, क्योंकि अब वायरस मौजूद है, टेबल पर है। वैज्ञानिक आए, स्टेनले साहब वायरस दीजिए, लीजिए वायरस, रिसर्च स्टार्ट मारिए। कुछ डर भी नहीं है, क्योंकि वह कुछ कर नहीं सकता है जब तक आपके संपर्क में ना आ जाए। तो आइवेनोस्की ने दोस्तों सिर्फ वायरस को खोज करके वायरस से परिचित करवाया था, लेकिन वायरस के क्षेत्र में जानने का जो रास्ता खोला, उसमें सबसे बड़ा हाथ किसी का है? वो स्टेनले का है। आगे चलकर दोस्तों जब वायरस की जांच की गई, ठीक है, वायरस की जांच की गई दोस्तों, तो वायरस में ठीक है, वायरस में ना तो प्रोकैरियोटिक कोशिका था, वायरस में ना तो प्रोकैरियोटिक कोशिका था और न ही यूकैरियोटिक कोशिका था। अभी आप कोशिकाओं के बारे में पढ़े हैं कि कोशिकाएं दो प्रकार के होते हैं, विकसित कोशिका है यूकैरियोटिक, और कम विकसित कोशिका है। तो वायरस की जब जांच की गई, जब उन्हें क्रिस्टलाइन फॉर्म में WM स्टेनले ने अलग किया, उसके बाद जब जांच की, देखा गया वायरस न तो प्रोकैरियोटिक सेल से बना है, न ही, यानी ये क्लियर हो गया वायरस अकोशिकीय है, वायरस नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वायरस अकोशिकीय जीव है। अब आप कहिएगा कि वायरस नहीं है तो फिर जीव काहे कह रहे हैं? तो जीव वाला लक्षण है दोस्तों, जीव वाला लक्षण है, इसलिए इसे जीव कहना जरूरी है, सूक्ष्म जीव कहना जरूरी है। तो क्या वायरस के शरीर में कोशिकाएं हैं? नहीं है।
वायरस के शरीर में कोशिकाएं नहीं पाए जाते हैं। तो फिर सवाल है कि इनके शरीर किससे बने होते हैं? तो वायरस का शरीर, वायरस का बॉडी दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक क्या? प्रोटीन, और दूसरा न्यूक्लिक एसिड। दूसरा क्या है आपका? वायरस का शरीर किससे बना होता है दोस्तों? प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से बना होता है। वायरस के शरीर में कोई कोशिका नहीं है, ना तो प्रोकैरियोटिक है ना यूकैरियोटिक है, अकोशिकीय जीव है, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और ये वायरस का पूरा बॉडी दोस्तों दो चीजों से निर्मित होता है, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से। अभी तक आप पढ़े थे कि वायरोइड्स केवल न्यूक्लिक एसिड का बना होता, वो भी आरएनए वाला से। प्रियौन केवल प्रोटीन से बना था। ये वायरस आपका एक ऐसा नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? अब दोस्तों न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं। न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, आरएनए और डीएनए। तो सवाल है कि कौन न्यूक्लिक एसिड से बना होता है? तो दोनों न्यूक्लिक एसिड से वायरस बना होता है, आरएनए से भी। और लेकिन एक वायरस में एक ही प्रकार के न्यूक्लिक एसिड हो सकते। जो प्लांट वायरस है दोस्तों, ठीक है, जो प्लांट वायरस है, ठीक है, जो प्लांट वायरस है वो प्रोटीन, ठीक है, वो प्रोटीन और किसके बने होते हैं? आरएनए के बने होते हैं, आरएनए के बने होते हैं। जो प्लांट में रहने वाले वायरस है, जो प्लांट कोशिकाओं पर आश्रित रहते हैं, वो प्रोटीन और आरएनए का बना होता है। और ऐसे वायरस जिसमें न्यूक्लिक एसिड आरएनए है उसे हम रेट्रो वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेट्रो वायरस कहते हैं। यानी रेट्रो वायरस आपको कहां मिलेगा दोस्तों? प्लांट में। कहां मिलेगा? रेट्रो वायरस वे वायरस है जिसमें कौन सा न्यूक्लिक एसिड? आरएनए। तो ऐसे वायरस जो प्लांट में आश्रित हैं वे प्रोटीन और आरएनए के बने होते हैं। वहीं जब आप बात करिएगा दोस्तों एनिमल वायरस का, तो एनिमल वायरस किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं और डीएनए के बने होते हैं। ये 1 2 नंबर है दोस्तों, ठीक है, प्रोटीन और डीएनए के बने होते हैं। और ऐसे वायरस जो प्रोटीन और डीएनए के बने होते हैं, या वो वायरस जिसमें न्यूक्लिक एसिड क्या है? डीएनए है, उसे एडिनो वायरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? एडिनो वायरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो वायरस कितने प्रकार के हुए दोस्तों? दो प्रकार के हुए, रेट्रो वायरस और रेट्रो वायरस में न्यूक्लिक एसिड कौन है? एडिनो वायरस में। डीएनए वाला वायरस किस में? आरएनए वाला वायरस किस में? और प्लांट वाला वायरस एनिमल के कोशिका को कुछ नहीं कर सकता है। यानी प्लांट वाला वायरस एनिमल के कोशिकाओं पर आश्रित नहीं हो सकते हैं, और एनिमल वाला वायरस प्लांट के कोशिकाओं में आश्रित। यानी जो प्लांट का वायरस है वो प्लांट में ही रहेगा, और जो एनिमल का वायरस है एनिमल का वायरस रहेगा। ये नहीं कि प्लांट वाला वायरस है, प्लांट पर बैठे और घुस गया वायरस हम में। नहीं, जो प्लांट कोशिकाओं पर आश्रित है वो प्लांट कोशिका में रहने के योग्य है, और जो एनिमल वाला वायरस है वो एनिमल में ही रहेगा। क्लियर है दोस्तों? लेकिन दोस्तों याद रखना है कि कभी कभी एनिमल वायरस जो है, कभी कभी एनिमल वायरस में न्यूक्लिक एसिड डीएनए न रहकर क्या होगा? आरएनए भी रह सकता है। यानी अपवाद स्वरूप एनिमल वायरस में कभी कभी न्यूक्लिक एसिड डीएनए न रहकर क्या होगा? और इसका सबसे बड़ा अपवाद यानी एग्जाम्पल है एचआईवी, यानी एड्स फैलाने वाला वायरस एचआईवी। अब एड्स फैलाने वाला एचआईवी वायरस जो है ये एनिमल में पाए जाते हैं, लेकिन एचआईवी वायरस जो है रेट्रो वायरस है। यानी यह किससे बना हुआ है? प्रोटीन और आरएनए।
तो जंतुओं के कोशिकाओं में रहने वाले वायरस में प्रायः डीएनए ही पाए जाते, लेकिन अपवाद स्वरूप कभी कभी आरएनए भी पाए जा सकते हैं, और एक वायरस में एक न्यूक्लिक एसिड ही पाए जाते हैं, दोनों नहीं पाया जाएगा कोई एक ही वायरस में। और एनिमल वायरस में आरएनए भी रह सकता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपका कौन है? HIV, जो कि एक एनिमल वायरस है, एनिमल में एड्स रोग को फैलाते हैं। इसमें डीएनए नहीं है, इसमें न्यूक्लिक एसिड क्या है? आरएनए। क्लियर हो गया? तो क्या वायरस में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं? नहीं है। करे हाँ है। ऐसे ऐसे मतलब हाँ न होता है, इशारों के दुनिया में ऐसे ऐसे का मतलब क्या होता है? ऐसे ऐसे का मतलब तो ऐसे ऐसे करिएगा ना समझेंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिए कि वायरस में ना तो प्रोकैरियोटिक सेल है न ही, अर्थात वायरस आपका अकोशिकीय जीव है, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और यह वायरस का बॉडी कितने चीजों से मिलकर बना होता है? प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के। और न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, आरएनए और एक वायरस में कोई एक ही न्यूक्लिक एसिड हो सकते हैं। आरएनए वाला न्यूक्लिक एसिड किस वायरस में? डीएनए वाला एनिमल वायरस में। लेकिन एनिमल वायरस में कभी कभी अपवाद स्वरूप डीएनए ना रहकर क्या होते हैं, और इसका एग्जाम्पल कौन बताए? आइए, ऐसे वायरस जिसमें न्यूक्लिक एसिड आरएनए, उसे क्या कहते हैं? रेट्रो वायरस। ऐसे वायरस जिसमें न्यूक्लिक एसिड डीएनए, उसे एडेनो वायरस। अब दूसरा सवाल यह है दोस्तों कि वायरस तो दो चीजों से बना हुआ है, लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि अगर दो ही चीज इनके शरीर में है तो इसके संरचना में प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड कैसे व्यवस्थित है। वायरस के स्ट्रक्चर में दो चीज महत्वपूर्ण या दो ही चीज है, एक आपका क्या और दूसरा, तो वायरस जो होते हैं उसमें प्रोटीन का बाह्य आवरण होता है, ठीक है? यानी कि बाह्य आवरण किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। और अंदर में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है। अंदर में क्या होता है दोस्तों? तो वायरस के संरचना में वायरस का बाहरी आवरण किससे निर्मित होते हैं? प्रोटीन से निर्मित होते हैं। और डीएनए आरएनए वाला जो मॉलिक्यूल्स है वो उस प्रोटीन से घेरे हुए रहते। कोई दिक्कत? तो वायरस को किसने खोजा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। वायरस बना है किससे, ये भी कोई कंफ्यूजन नहीं। और बनाने में कैसे कैसे न्यूक्लिक एसिड भाग लेते हैं, वायरस को बनाने में कैसे कैसे प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड भाग लेते हैं, वो भी आप समझ चुके। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस पृथ्वी पर जितने भी वायरस हैं क्या सब एक जैसे ही है कि उनकी आकृति यानी शेप और साइज अलग अलग है? अब जैसे एक वायरस है कोरोना हो गया, एक वायरस एड्स फैला रहा है, एक वायरस इन्फ्लुएंजा फैला रहा है, अलग अलग तरह के रोग और कुछ रोग आप निश्चित जानते हैं। क्या सभी वायरस एक ही शेप और साइज के होते हैं? नहीं, वायरस एक ही शेप और साइज के नहीं होते हैं। वायरस एक ही शेप और साइज के नहीं होते हैं, अलग अलग इनकी आकृति होती है। अर्थात जब हम भिन्न भिन्न वायरसों को देखते हैं माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, तो सारे वायरस एक जैसे नहीं दिखाई देते। कुछ वायरस आपको गोलाकार दिखाई देंगे, कुछ वायरस आपको रॉड के समान दिखाई देंगे, कुछ वायरस आयताकार दिखाई देंगे, कुछ वायरस जो एकदम क्रिस्टल डायमंड देखे है ना जी, ठीक है, डायमंड की आकृति के दिखाई देंगे। यानी कि वायरस भिन्न भिन्न आकृतियों के होते हैं, सभी वायरस की आकृति एक जैसी नहीं होती।
सभी वायरस की आकृति एक जैसी नहीं होती है। वायरस गोलाकार भी होते हैं, वायरस रॉड शेप्ड छड़ आकार के भी होते हैं, वायरस जो है अनियमित आकार के भी हो सकते हैं, वायरस डायमंड शेप के भी हो सकते हैं, वायरस गोल घनाकार भी हो सकते हैं। यानी कंक्लूजन यही निकला है कि सारे वायरस एक जैसे नहीं होते। क्लियर हो गया? लेकिन कौन वायरस कैसे होते हैं दोस्तों, इस पर विचार करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि वायरस इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि पता नहीं कितने छोटे हैं। ठीक है, यानी कि हमारे कल्पना से भी परे हैं वो इतने छोटे। अब इतने छोटे से छोटे चीजों की अगर हम आकृति को लेकर बहस करने लगे तो ये ठीक रहेगा। सिर्फ आप ये कॉन्सेप्ट विकसित करिए कि सारे वायरस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एक जैसे नजर नहीं आते हैं, उनकी आकृति अलग अलग होती है। तो वायरस को किसने खोजा, किससे बना हुआ है, कैसे दिखता है, इसमें दिक्कत है। अब आइए दोस्तों, वायरस को लेकर एक बड़ी विवाद छिड़ा हुआ है वैज्ञानिकों के बीच। कई वैज्ञानिक जो है वायरस को निर्जीव मानते हैं। क्या हुआ, टाइम देख रहे हैं, थक गए हैं क्या? है बने रहिए। ठीक है, जो थका समझिए हुए कंपटीशन से निकला, ये आज की सच्चाई है दोस्तों। ठीक है, वैसे मैट्रिक इंटर में बहुत बर्दाश्त, 1 घंटा बहुत हो जाता था ना इंटर में। जिसको तो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने में मन नहीं लगता तो भाग जाता था आप जी पीछे से। तो दोस्तों वो अलग बात था मैट्रिक इंटर का, उसमें आप नहीं फर्स्ट के तो सेकंड कर गए, पास कर गए, इसमें कोई चारा नहीं है। तो दोस्तों हरदम हरदम पढ़ाई के बारे में सोचना, यही उम्र है दोस्तों। 2, 3, 4 साल अगर आप सिर्फ पढ़ाई को दे रहे हैं तो आने वाले समय आपका समझ जाएगा, आसानी से कटेगा। ठीक है, और नहीं तो बहुत हम देखे हैं पटना में आएगा पढ़ने के लिए, लफागड़ी करने भीड़ गया है, ऐसा भी बहुत है। अब मसल्लापुर हाट के गली में घूम जाएगा, कहेगा अच्छा दुनिया तो यही है क्या। जैसे जैसे उम्र ढलेगा तब लेक्चर देने फिरेगा जूनियर को, ऐसे मत करो, हम भी करते थे, आज देख लो। तो दोस्तों अभी से पढ़ना है कि बाद में लेक्चर ना दें, बहुत को ऐसे समझाते हुए देखते हैं। हम कहेंगे अच्छा बात है, समझाइए कि आप कैसे बर्बाद हुए हैं बताइए। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। कंपटीशन इतना टफ हो गया है कि एक नौकरी था उसमें पैरवी लग रहा था, पैरवियों में बोली लग गया, यानी कि हमको पता चला कुछ सीट जो है बिक रहा है, खरीदने वाला बोली लग रहा है 15 लाख 20 लाख आ रहा है 22 लाख ठीक है, पैरवी करने वाला, चलो रुकिए कुछ दिन बोली बढ़ने दीजिए तब बात करते हैं हम आपसे। तो ये स्थिति है दोस्तों। ठीक है, पैसा देकर नौकरी हो भी जाता है, लास्ट में स्थिति ये है कि ऊपर से नीचे आप जाइएगा ना, बीच में कोई ईमानदार आदमी पकड़ाइए जाएगा। यानी कि व्यवस्था भ्रष्ट है ये हम मानते हैं, लेकिन उस भ्रष्ट व्यवस्था में कुछ ऐसा ईमानदार है कि आपको धार लेगा कभी न कभी। सब कुछ ठीक ठाक किए, अध्यक्ष साहब जो आए वो पूरा ईमानदार, कुछ होवे नहीं करेगा। तो उसका एक ही उपाय है, सारे टेंशनों से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है पढ़ना, पढ़ना, सिर्फ पढ़ना, सारा टेंशन से मुक्त रहिएगा। तो आइए वायरस को देखते हैं कि वायरस की प्रकृति को लेकर बहुत विवाद छिड़ा हुआ है। कई वैज्ञानिक वायरस को निर्जीव मानते हैं और कई वैज्ञानिक वायरस को सजीव मानते हैं। यानी वायरस के प्रकृति को लेकर आज भी यानी वर्तमान समय में भी अस्पष्टता बनी हुई है, यानी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया कि ये निर्जीव है या सजीव है।
लेकिन एक अस्पष्टता जरूर बन गई है, वो हम आपको बता रहे हैं अभी। यानी कि कई वैज्ञानिकों का कहना कि वायरस क्या है, निर्जीव है। कई वैज्ञानिकों का कहना है कि वायरस क्या है, सजीव है। अब वैज्ञानिक कह रहे हैं कि वायरस निर्जीव है और वैज्ञानिक ही कह रहे वायरस सजीव है, और वैज्ञानिक बिना तर्क के बात नहीं करते। यानी वायरस निर्जीव है तो निश्चित ही उसमें निर्जीव होने का कोई ठोस कारण होगा, और अगर वायरस सजीव है तो निश्चित ही उसमें कोई ठोस कारण होगा सजीव का। और वायरस को निर्जीव साबित करने के कई तथ्य हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वायरस निर्जीव है। कई ऐसे तथ्य हैं, लेकिन वायरस का निर्जीव होने का सबसे बड़ा प्रमाण यह है दोस्तों कि वायरस में श्वसन नहीं होता है। वायरस में श्वसन नहीं होता है। आप जानते हैं श्वसन जीवों का अनिवार्य लक्षण है, सजीवों का अनिवार्य लक्षण है। श्वसन के बिना जिंदा रहना संभव नहीं है। ये वायरस आपका एक ऐसा जीव है जो श्वसन नहीं कर रहा है। कहिए आप भी वायरस को निर्जीव सजीव मानने के लिए तैयार होइएगा? एक जीव जो श्वसन नहीं कर रहा है, क्या वो सजीव हो सकता है? नहीं। तो वायरस के निर्जीव होने के कई कारण है। जैसे वायरस केवल परजीवी शरीर में परजीवी है, यानी दूसरे के कोशिकाओं में ही रह सकता है। वायरस के शरीर में कोई एंजाइम नहीं होते हैं, यानी डाइजेशन की प्रक्रिया इसमें होती नहीं है। कई ऐसे तथ्य हैं जिसे हम निर्जीव साबित करते हैं, आपके नोट में दिया हुआ सारे तथ्य। लेकिन उन तथ्यों में वायरस को निर्जीव साबित करने का जो सबसे बड़ा तर्क है दोस्तों, वो क्या है? श्वसन। कि वायरस में श्वसन ही नहीं होता है, और यही कारण है कि हम वायरस को क्या कहते हैं? निर्जीव कहते हैं। और भी कई कारण है, देखिए आप नोट्स में। देखिए, है ना, क्या मेटाबॉलिज्म, हमारे शरीर के अंदर ढेर सारे रासायनिक प्रक्रिया चलती रहती है, या सजीवों के शरीर के अंदर ढेर सारे रासायनिक अभिक्रिया होती है। पचाने के दौरान रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती है, श्वसन के दौरान रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती है, उत्सर्जन के दौरान रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न। सजीवों के शरीर के अंदर होने वाले समस्त रासायनिक अभिक्रियाओं को सम्मिलित रूप से मेटाबॉलिज्म कहते हैं, उपापचय कहते हैं। यानी उपापचय रासायनिक अभिक्रियाओं का एक समुच्चय है, एक ग्रुप है जो सजीवों के शरीर के अंदर संपन्न हो रहा है। तो वायरस में कोई मेटाबॉलिज्म भी नहीं होता है। एक सजीव का एक सबसे बड़ा लक्षण है कि उसके शरीर में एंजाइम का निर्माण होता होगा, क्योंकि एंजाइम के बिना न तो श्वसन संभव है, न ही पाचन। लेकिन वायरस में कोई एंजाइम नहीं होते। वायरस में कोई एंजाइम नहीं होते। तो दोस्तों इस तर्क में तो आप भी सहमत होइएगा कि हाँ वायरस निर्जीव है, कोई दो राय इसमें है बनेगा नहीं, श्वसन ही नहीं होता। अब दोस्तों निर्जीव कहने का तो सबसे बड़ा तर्क है, और सजीव कहने का भी एक बहुत बड़ा तर्क है। वायरस सजीव है और इसको साबित करने का सबसे बड़ा तर्क यह है कि वायरस में जनन यानी क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। अब कहिए जो अपनी संख्या बढ़ा रहा है, जनन कर रहा है, उसे आप किसी भी शर्त पर निर्जीव मानने के लिए तैयार होइएगा? तो वायरस में जनन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। वायरस में क्या होती है? जनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, यानी वो अपने संख्या को बढ़ा सकता है। अब जो जीव अपनी संख्या को बढ़ा रहा है, आप उसे किसी भी आधार पर निर्जीव नहीं कह सकते दोस्तों।
क्योंकि निर्जीव में संख्या बढ़ाने की क्षमता नहीं होती है। तो वायरस निर्जीव है, इसको साबित करने के कई तथ्य हैं और उनमें सबसे बड़ा तथ्य क्या है कि वायरस में श्वसन है। अब वायरस सजीव है, इस तथ्य को साबित करने का जो सबसे बड़ा तर्क है वो क्या है? क्या है दोस्तों? कि वायरस जनन कर सकता है। और भी कई तर्क है कि जैसे वायरस में वातावरण का प्रभाव पड़ता है, वायरस के शेप और साइज अलग अलग होते हैं, वायरस में म्यूटेशन हो सकता है। अभी देख रहे हैं कोरोना वायरस में कैसे म्यूटेशन हो रहा है, क्या ये निर्जीव है? अगर उत्परिवर्तन हो रहा है निर्जीव है, तो वायरस को सजीव साबित करने के भी हमें कई तर्क है, लेकिन उन सभी तर्कों में जो सबसे महत्वपूर्ण तर्क है वो यही है कि वायरस क्या कर सकते हैं? जनन कर सकते। तो वायरस निर्जीव भी है, वायरस सजीव है। वर्तमान समय में वायरस को कनेक्टिंग लिंक की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है? कनेक्टिंग लिंक की संज्ञा दी गई है, योजक कड़ी की संज्ञा दी गई है। वायरस को कनेक्टिंग लिंक के बारे में हम आगे पढ़ेंगे जेनेटिक्स वाले चैप्टर में, या इवोल्यूशन ऑफ लाइफ वाले चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो वायरस को क्या माना गया दोस्तों? योजक कड़ी माना गया। अब दोस्तों योजक कड़ी क्या होता है, यहां थोड़ा हमें समझने के लिए जरूरी है। योजक कड़ी ऐसे जीव होते हैं जिनमें कितने जीवों का लक्षण होते हैं? 2 जीवों का लक्षण होते हैं। यानी एक जीव जिसमें 2 अलग अलग जातियों के जीवों का गुण समाहित है, उन्हें क्या कहा जाता है? योजक कड़ी। विकासवाद का जो प्रमाण मिला है अब तक वैज्ञानिकों का, पृथ्वी पर जो आज आप भिन्न भिन्न जातियों के जीव देख रहे हैं, इनका विकास विकासवाद कहलाता है, इवोल्यूशन कहलाता है। और विकासवाद का जो अब तक प्रमाण मिला है वैज्ञानिकों को, वो प्रमाण ये बताता है कि इस पृथ्वी पर एक जाति से ही दूसरे जाति का विकास हुआ है। एक जाति से ही दूसरे जाति का विकास हुआ है। अर्थात डार्विन का नियम साबित करते हैं बंदर से ही मानव का विकास हुआ है। इस तथ्य को कई वैज्ञानिक साबित कर चुके हैं और यह तथ्य सबसे मान्य तथ्य में एक है कि इस पृथ्वी पर सभी जाति एक साथ विकसित नहीं हुए हैं, बल्कि एक जाति से दूसरे जाति का विकास हुआ है। और दोस्तों जब विकासवाद की प्रक्रिया में एक जाति से दूसरे जाति का विकास होने की प्रक्रिया चल रही होती है, तो एक जाति से दूसरे जाति के विकास होने में 1-2 दिन का समय नहीं लगता है। यानी ऐसा नहीं है कि बंदर रात में सोया सुबह मानव बन के उठ के घूम रहा है। यानी जब भी विकास की प्रक्रिया चलती है तो उसमें लंबे वक्त लगते हैं, लंबे वक्त, लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। विकासवाद की प्रक्रिया लगातार लेकिन धीमी गति से चलने वाली प्रक्रिया है। एक जाति से दूसरे जाति का विकास होने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, लाखों करोड़ों वर्ष। और इन लाखों करोड़ों वर्ष चलने वाली विकास की इस प्रक्रिया में एक ऐसा जीव उत्पन्न हो जाता है जिसमें कुछ गुण किसका? बंदर का, और कुछ गुण मानव का, जैसे चिंपांजी हो गया। ऐसे जीव जो विकासवाद के ठीक बीच में उत्पन्न हो जाते हैं और दोनों जीवों के गुणों को अपने में समाहित कर रखते हैं, वैसे ही जीव को हम क्या कहते हैं? और वायरस को भी क्या कहा जाता है दोस्तों? योजक कड़ी कहा जाता है। और किनके बीच का योजक कड़ी कहा जाता है? निर्जीव और, यानी कि वायरस हमें जानकारी देता है कि इस पृथ्वी पर जो आप सजीव को देख रहे हैं, पहला सजीव पृथ्वी पर किन से पैदा हुआ है? निर्जीव से। और जब भी पृथ्वी पर निर्जीव से सजीव बनने की प्रक्रिया चल रही होगी तो निश्चित ही उसमें लाखों करोड़ों वर्ष लगे होंगे। और उस लाखों करोड़ों के मध्य में कौन पैदा हो गया? वायरस, जो हल्का गुण किसका रखता है और हल्का गुण किसका रखता है? सजीव का रखता है। तो वायरस क्या है? किनके किनके बीच का? उल्टा नहीं बोलना है, पहले निर्जीव बोलना है, क्योंकि निर्जीव से सजीव का विकास हुआ है। ये कौन बता रहा है हमें? वायरस।
क्लियर है दोस्तों? वायरस को किसने खोजा, इसमें कोई कंफ्यूजन रहा? वायरस का शरीर किससे बना है, किसमें कोई कंफ्यूजन? वायरस कैसे कैसे होते हैं ये समझे, और अंत में ये भी समझे कि हम वायरस को सजीव और निर्जीव क्यों करें। तो वायरस के खोज में कोई दिक्कत नहीं, वायरस का स्ट्रक्चर और उन स्ट्रक्चर का निर्माण किन चीजों से हुआ इसमें कोई दिक्कत नहीं, वायरस को निर्जीव सजीव क्यों कहते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों सवाल ये कि वायरस करते क्या है? तो वायरस केवल और केवल हानि पहुंचाते हैं। वायरस पौधों में भी रोग फैलाते हैं और वायरस जंतुओं में भी रोग फैलाते हैं, मानव शरीर में भी रोग फैलाते हैं। यानी वायरस बहुत ही हानिकारक है, मानव के लिए भी, जंतु के लिए भी, पेड़ पौधे के लिए भी। क्योंकि वायरस केवल और केवल रोग फैलाते हैं दोस्तों, और वायरस के द्वारा फैलाए जाने वाले कई रोगों में अधिकांश रोग का तो आज भी समुचित इलाज उपलब्ध नहीं है, और वह रोग अगर हो गया तो मर जाना ही एकमात्र सुरक्षित विकल्प होता है। बात एड्स का कर रहे हैं हम। क्लियर हो गया, समझ गए ना? अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि वायरस पौधे में भी रोग फैलाते हैं। पौधे का रोग इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ रोग दिए हुए हैं जिसको याद करना जरूरी है। जैसे मोजाइक रोग। मोजाइक रोग किसी भी में पौधे में पूछ दे वो क्या है? वायरस के कारण। चाहे तंबाकू में मोजाइक रोग हो, केला में हो, टमाटर में हो, खीरा में हो, ककड़ी में हो, कहीं भी मोजाइक रोग हो रहा है, किसके कारण हो रहा है? वायरस कारण। अब मोजाइक रोग में क्या होता है? तो पत्तों पर पीली पीली चित्तीदार संरचनाएं बनती है, पत्ती नष्ट हो गया, और पत्ती नष्ट हो गया तो क्लोरोफिल नष्ट हो गया, क्लोरोफिल नष्ट नहीं हो गया तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, अब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो आगे अंदाज लगाते रहिए क्या क्या होगा। तो मोजाइक रोग किसी भी पौधे में हो, किसके कारण? वायरस का। दूसरा रोग होगा आलू का लीफ रोल। आलू का लीफ रोल। रोल खाए हैं? एकदम मोड़ मोड़ के जिद होता है। आलू में आलू के पत्ते जो होते ना रोल की तरह मुड़े हुए नजर आते हैं। आलू के फसलों से कोई परिचित होंगे तो आलू में कभी कभी एक ऐसा रोग होता है कि उसका पत्ता एकदम रोल की तरह मुड़ जाता है, वो लीफ रोल कहलाता है। क्या कहलाता है? तो आलू में लीफ रोल किसके कारण? वायरस कारण। मोजाइक रोग किसके कारण? अब भिंडी समझते हैं? क्या समझिएगा, भिंडी में होता है पित्त सिरा मोजाइक, यानी कि भिंडी के पत्तों में पीली पीली धारियां बन जाती। भिंडी के फसल में कभी कभी उनके हरे पत्तों पर पीली पीली धारियां बन जाती है, उसे कहते हैं पित्त सिरा मोजाइक। और भिंडी का पित्त सिरा मोजाइक किसके कारण? वायरस कारण। और एक रोग है टमाटर का लीफ कर्ल। टमाटर का लीफ कर्ल। लीफ कर्ल में क्या होता है कि पत्ता सीधा रहता है, सीधा रहता है, एकदम 90 डिग्री पर मुड़ जाएगा, 30 डिग्री पर मुड़ जाएगा, 120 डिग्री पर मुड़ जाएगा, इसे कहते हैं लीफ कर्ल। तो मोजाइक रोग वायरस के कारण किसी भी पौधे में हो जाए। आलू का लीफ रोल, जिसमें पत्तियां रोल के समान मुड़ जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। भिंडी का पित्तसिरा मोजाइक, और टमाटर का लीफ कर्ल। और मानव का रोग, पौधे के रोग में बारे में उतना विस्तार से एग्जाम पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी पूछेगा तो आपको दे दिया, उसको याद करना है। याद करना याद तो हो गया होगा, लेकिन मानव में जो रोग फैलाते हैं उसके बारे में काफी डिटेल से पूछा जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्लास में हम मानव में फैलाए जाने वाले वायरस के द्वारा होने वाले रोगों पर चर्चा करेंगे। आज ही जाइएगा आप लोग, प्रश्न पर देखिएगा आज के क्लास से कितने प्रश्न बन रहे हैं। कहिए अब ऑनलाइन वाले सब कोई प्रॉब्लम है तो। पीके मिश्रा, पूजा यादव, श्याम सुंदर कुमार, अंकित कुमार।
ऑनलाइन वाले जो सब लाइव है बताइएगा कैसा रहा आपका क्लास, क्या प्रॉब्लम है। अंकित शिवानी, नो प्रॉब्लम, यस। मोजाइक क्या है? मोजाइक रोग है। मोजाइक रोग है जिस पर पौधे के पत्तियों पर पीली पीली धारियां या पीली पीली गोलाकार या चित्तीदार संरचनाएं बन जाती है। चलिए देखते रहते हैं, बीच में कोई दिक्कत हुआ है? प्रियोन का खोज कौन किया था? प्रियोन के खोज के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आदित्य कुमार प्रियोन के खोज के बारे में कोई जानकारी नहीं है। एनसीईआरटी बुक्स में भी ये जानकारी उपलब्ध नहीं था, इसलिए हम नहीं बताए। क्या प्रियोन खत्म नहीं होता है ना, कतनो डिग्री। चलिए पूजा यादव, श्याम सुंदर, क्या हुआ? परपोसी को होस्ट लिखा, होस्ट मतलब जिसके शरीर में वह रहता है। क्या? ये होस्ट उस बॉडी को कहते हैं, इंग्लिश में होस्ट लिखा हुआ ना, पौधा स्वपोषी होते हैं, ठीक है। होस्ट का मतलब हुआ जिसके शरीर पर हम आश्रित है, वो होस्ट हो गया, समझे? हाँ। बायोलॉजी कब खत्म होगा? दोस्तों खत्म होने में थोड़ा हमको लेट लगता है क्योंकि प्रश्न भी करवा रहे हैं, तो आप कहिएगा काफी तेजी से खत्म हो जाएगा तो थोड़ा लेट लगता है अन्य लोगों की अपेक्षा। पहले का क्लास कह रहा है कि नहीं है, सब क्लास है ना, सब क्लास अवेलेबल है। अब क्या दिक्कत है? क्या हुआ? ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।